40% जमीन उनके पास है। उनके पास ऐसे हथियार हैं जो पाकिस्तान की आर्मी के पास भी नहीं है। हम उनका मुकाबला कैसे कर सकते हैं? अगर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ये बातें बलोच विद्रोहियों के लिए कर रहे हैं तो इस समय पाकिस्तान किस तरह की मजबूरी महसूस कर रहा है बलोच विद्रोहियों के आगे? ऑपरेशन हैरॉफ 2 यही नाम दिया है बलोच लिबरेशन आर्मी ने उस ऑपरेशन का, जो शनिवार से मुस्तकिल जारी है। अलग अलग जगहों पर, पाकिस्तान के अलग अलग जगहों पर, खास तौर से बलूचिस्तान में 1 दर्जन से ज्यादा जगहों पर हमले किए गए हैं ऑपरेशन हैरॉफ पार्ट 2 के तहत। और इसमें कहा यह जा रहा है कि 250 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मार डाला गया है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की स्वीकारोक्ति नहीं है, लेकिन यह तय है कि यह हमला बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा कर गया है पाकिस्तान के डिस्पेंसेशन को। क्या चल रहा है और क्या बलूचिस्तान, जो न जाने कितनी बार अपनी आजादी का ऐलान कर चुका है, अपनी मुक्ति का ऐलान करने के साथ दुनिया से यह भी कह रहा है कि हमको एक्नॉलेज कीजिए अलग मुल्क के तौर पर, क्योंकि हम पर एक्सेशन नहीं हुआ था, हमने कोई विलय नहीं किया था पाकिस्तान के साथ, बल्कि हमको जबरन विलय कराया गया था, हम पर कब्जा किया गया था। क्या बहुत जल्द हम ये देखने वाले हैं बलूचिस्तान एक अलग एंटिटी होगा? जरा ये खबरें देखिए, उसके बाद आज के मेहमानों से चर्चा करके इसको और विस्तार से समझते हैं। बलूचिस्तान में और आक्रामक हो गई बलोच लिबरेशन आर्मी की जंग। वो पसनी हो, इन तमाम जगहों से इसी तरह की फायरिंग की आवाजें, धमाकों की आवाजें आ रही हैं। ऑपरेशन हैरॉफ, अगली खबर देखिए जरा, इसी से जुड़ी हुई ऑपरेशन हैरॉफ 2.0। इसमें बीएलए को बड़ी कामयाबी। नुस्की एक इलाका है, नुस्की के बड़े इलाके में बलोच लड़ाकों का कब्जा हो गया है। नुस्की का एक बहुत बड़ा इलाका है जहां पर कब्जा कर लिया है। अब विद्रोहियों ने आरपीजी से पाकिस्तानी पोस्ट पर अटैक, रॉकेट प्रोपेल गन, देखिए जरा, यहां 9 पाकिस्तानी पोस्ट तबाह करने का दावा। यहां पर 9 पाकिस्तानी पोस्ट को तबाह कर दिया गया। ये देखिए जरा, ये आवाज सुनिए और इनके हौसलों को भी महसूस कीजिए। इनके हौसलों के बारे में जब मैं कह रहा हूं तो आपको यह समझना पड़ेगा, 40,000 से ज्यादा लोग लापता हैं बलोचों के। 1 साल के भीतर 90,000 छोटे बड़े ऑपरेशन सेना ने किए हैं यहां। क्या किसी भी सूरत में सेना यह कह सकती है या पाकिस्तानी मशीनरी ये कह सकती है कि उनके अपने नागरिक हैं जिनके ऊपर यह कार्रवाई की जा रही है? अगर सेना को किसी जगह पर 90,000 से ज्यादा छोटे बड़े ऑपरेशन 1 साल के भीतर करने पड़े तो जाहिर है वो कोई ऐसा इलाका है जिसको कब्जा करके रखा गया है, क्योंकि वहां के अधिकांश लोग ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान के साथ उसके वजूद को तस्लीम किया जाए। उसका अलग वजूद है और उस अलग वजूद को दुनिया एक्नॉलेज करे, बलूचिस्तान का कहना यह है। अगली खबर देखिए, नुस्की में हमलों से कांपी पाकिस्तानी फौज। पाकिस्तानी फौज की हालत खराब है। बीएलए के फाइटर्स मैन पैड से कर रहे हैं हमला। मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, मैन पैड, उससे हमला हो रहा है। आरपीजी से हमला हो रहा है। खतरनाक AK-47, 56 बलोच लड़ाकों के पास है। बीएलए की मजीद ब्रिगेड, अब आपको यह भी बता दें यह मजीद ब्रिगेड क्या है। मजीद ब्रिगेड असल में 2 भाइयों के नाम पर इसका नाम पड़ा है मजीद, और यह फिदाइन हमलों तक के लिए जानी जाती है। ये 2 भाई, जिनमें से एक 1974 में और दूसरा 2010 में मारा गया था, मजीद सीनियर और मजीद जूनियर के नाम पर इस ब्रिगेड का नाम रखा गया है मजीद ब्रिगेड। और ये मजीद ब्रिगेड जो है वो फिदाइन हमलों तक के लिए जानी जाती है। बीएलए की मजीद ब्रिगेड का कई फ्रंट्स पर कब्जा, 33 इलाकों में आमने सामने की जंग जारी। ऐसे 33 इलाके, पहले दिन खबर आई हैरॉफ में 12 जगहों को निशाना बनाया गया है, फिर इलाके कुछ और बढ़ गए और अब ये बढ़ते बढ़ते 33 इलाकों तक बात पहुंच गई है। इसका मतलब, इसका अंदाजा, इससे आप ये तात्पर्य लगा सकते हैं कि पूरे बलूचिस्तान में लगभग ये आग फैल गई है और इसको बुझाना फिलहाल पाकिस्तानी मशीनरी के बूते का नहीं लग रहा। और इसीलिए वो ये खुलकर मान रहे हैं कि न सिर्फ भौगोलिक जानकारियों का, भौगोलिक परिस्थितियों का बेहतर फायदा बलोच लड़ाके उठा रहे हैं, बल्कि उनके पास वो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं जो कि, जिनमें से कई वेपन तो पाकिस्तानी आर्मी के पास भी नहीं है। यहां जरा देखिए किस तरह का हमला बोला गया है। इन आवाजों को सुनिए और बलूचिस्तान में चल रहे घटनाक्रम को महसूस कीजिए। आगे मैं अपनी प्रोडक्शन टीम से कहूंगा कि ये तस्वीरें एक साथ टेलीविजन स्क्रीन पर संजो दीजिएगा, ताकि पूरे इलाके में अलग अलग जगहों से आई हुई इन तस्वीरों को एक साथ देखकर भी अंदाजा लगाया जा सके कि बलूचिस्तान में चल क्या रहा है। अगली खबर देखिए, बलूचिस्तान के कई इलाकों में बीएलए का कब्जा हो गया है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पूरे तौर पर अब बीएलए काबिज है। वहां पर पाकिस्तानी सेना की अब कोई पेश नहीं चल रही। नुस्की में पेट्रोलिंग कर रहे बीएलए के लड़ाके।
नुश्की में खास तौर से एक बड़ा भूभाग ऐसा जिसमें अब बलूचिस्तान के लड़ाकों का कब्जा है। खुलेआम रिहायशी इलाकों में घूमते नजर आ रहे हैं बलोच लड़ाके। रिहायशी इलाकों में, वहां की गलियों में बलोच लड़ाके खुलकर घूमते नजर आ रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया, मस्तुंग, पसनी, क्वेटा, ग्वादर, ये तमाम जगह ऐसी जहां पर बलोच लड़ाकों ने एक साथ सिंक्रोनाइज्ड अटैक किया है। पहले 12 और अब ये बढ़ते बढ़ते 33 इलाकों तक मामला पहुंच गया है और इस तरह की रणनीति के साथ हमला किया गया है कि इस समय सूझ नहीं रहा है पाकिस्तानी डिस्पेंसेशन को कि किया क्या जाए। तीनों खबरें आपके सामने और ये बताने के लिए काफी कि इस समय बलूचिस्तान में क्या चल रहा है और बलूचिस्तान में हालात क्या हैं पाकिस्तानी सेना के लिए। यहां आरपीजी से किस तरीके से हमला किया जा रहा है, मैन पैड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, मजीद ब्रिगेड किस तरीके से कई इलाकों को अपने कब्जे में कर चुकी है और वहां अब पाकिस्तानी सेना का नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्या बलूचिस्तान से पाकिस्तान की आर्मी की पूरी तरह विदाई? अब ये वक्त की बात है। क्या बलूचिस्तान एक आजाद एंटिटी के तौर पर हम जल्द देखेंगे? अब आपको मैं थोड़ा सा इतिहास भी बता दूं। बलूचिस्तान के तमाम लोग ये कहते हैं कि जिन्ना के साथ बलूचिस्तान के पाकिस्तान में विलय के जो दस्तावेज दिखाए जाते हैं वो निहायत फर्जी दस्तावेज हैं, क्योंकि उसमें जिन्ना के दस्तखत जिस डेट के हैं उसी डेट में उस समय के बलोच राजा के दस्तखत नहीं हैं। बलोच राजा के दस्तखत बाद में लिए गए और बलोच राजा को 14 सालों तक नजरबंद करके रखा गया। इसका मतलब कि जबरन दबाव डालकर बलोच राजा से साइन करवाए गए और इसीलिए कहा जाता है कि ये जो एक्सेशन हुआ था बलूचिस्तान का पाकिस्तान में वो लेजिटिमेट नहीं था और इसीलिए क्योंकि वहां की भावनाओं के अनुरूप ये एक्सेशन नहीं था, आज बलोच लड़ाके इस बात को एक मजबूत इबारत के तौर पर लिख देना चाहते हैं कि पाकिस्तान हमारा मालिक नहीं है, हम खुद मुख्तार हैं, हम सॉवरेन कंट्री हैं। बलूचिस्तान यह घोषणा करने के लिए बेताब। मेजर जनरल संजय मिस्टन हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज की इस चर्चा में। संजय भारद्वाज साहब जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं, आज की शाम हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आरजू काजमी पत्रकार हैं, पाकिस्तान से हमारे साथ अक्सर जुड़ी होती हैं और उनकी साफ गोई, सच्चाई, दो टूक, अप फ्रंट सच कहने के लिए आप सब उनको जानते हैं। इसके अलावा बिलाल बलोच हमारे साथ जुड़ेंगे, पत्रकार हैं और खास तौर से उनके नाम से ही आपको अंदाजा ये लग सकता है कि वो इलाके की जो बारीकियां हैं, नुआंसेस हैं, उनको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और आपके सामने रख सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आरजू काजमी जी आपके साथ शुरुआत करना चाहूंगा। क्या इस समय आपके पास इंफॉर्मेशन के अकाउंट्स हैं, क्या चल रहा है बलूचिस्तान में? पहले 12, अब बताया जा रहा है कि 33 ऐसी जगह हैं जहां बलूचिस्तान के लड़ाके जो हैं हमले कर रहे हैं और ख्वाजा आसिफ का ये कह देना कि ना तो हम वहां की भौगोलिक परिस्थितियों का अच्छे से इस्तेमाल कर पा रहे हैं, ना हमारे पास वो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, इसके मायने क्या है? देखिए, बिल्कुल अभी फिलहाल तो ऑपरेशंस जो हैं वही चल रहे हैं और वहाँ पर जैसे आपने भी बताया कि कई जगह पर अटैक किया गया है बीएलए की तरफ से और ख्वाजा आसिफ साहब का जो उन्होंने बात की है पार्लियामेंट में खड़े होकर के, हमारे पास वैसे हथियार नहीं हैं, जितने जदीद हथियार जो हैं वो बीएलए के लोगों के पास हैं। ये बात भी सभी सुन चुके हैं, सभी को मालूम है। अब इनको चाहिए कि ये पॉलिटिकल वॉर है एक तरह की, इन लोगों के साथ बैठकर बात की जाए। सिर्फ ये कह देने से कि जी पाकिस्तान का हिस्सा है बलूचिस्तान, अभी तो हम चाहे उसके रेयर अर्थ मिनरल्स हो, चाहे उसकी कोई चीज़ हो, उसको हम कहीं भी दे सकते हैं, या ये कि मिसिंग पर्सनस का जो इशू है उसके ऊपर काम करने के बजाय अगर आप डॉक्टर मारंग बलोच को अरेस्ट कर लेंगे, उसके बाद ईमान मजारी को अगर आप सिर्फ ट्वीट करने पे 17 साल की जेल दे देंगे, तो ऐसे मामला ठीक नहीं होंगे। पाकिस्तान की इस वक्त गवर्नमेंट के हाथ से बलूचिस्तान का मामला निकलता हुआ दिखाई दे रहा है और अगर इन्होंने फौरी तौर पे कोई सही पॉलिसी ना बनाई और वहाँ के लोगों से बातचीत करके इस मामले को ठंडा ना किया तो यकीनन ये फिर वही गलती दोहराएंगे जो इन्होंने 71 में दोहराई थी। ये बहुत बड़ी बात आरजू काजमी जी कह रही हैं, इसकी एक ब्रेकिंग बनाइए और फ्लैश कीजिए। आरजू काजमी जी कह रही हैं कि पाकिस्तान की मशीनरी के हाथ से बलूचिस्तान का मुद्दा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है और इस समय जिस तरीके से बलूचिस्तान को टैकल करने की कोशिश की जा रही है वो लगभग उसी बात की पुनरावृत्ति है जो 1971 में दिखाई दिया था। ये क्या अकाउंट था, 1971 में क्या हुआ था? आरजू काजमी जी के पास दोबारा चलेंगे, आपको विस्तार में वो बताएंगे, लेकिन उससे पहले बिलाल बलोच साहब के पास मैं जाना चाहता हूं। बिलाल बलोच साहब, ये जो चल रहा है इसके इस तरफ से आपके पास क्या इंफॉर्मेशन आ रही हैं और आने वाले दिनों में इन तमाम चीजों को पिनाकल में किधर जाते हुए आप देखते हैं? ये शांत होती जाएंगी या अभी बहुत कुछ होना बाकी? बिलाल बलोच को मेरी आवाज नहीं जा रही है। संजय भारद्वाज साहब, मौजूदा स्थितियों का इंटरप्रिटेशन आपकी निगाहों से। देखिए दिनेश जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने बलूचिस्तान के इतिहास को बहुत ही गहराई से आप सामने रखा,
कि ये 1948 में क्या हुआ था, जिन्ना के सिग्नेचर हुए या किस तरीके से। ये बात मान के चलिए कि जो 1940 का जो चुनाव हुआ था उसमें भी पीएमएल को बलूचिस्तान की लोगों ने वोट नहीं दिया, टू नेशन थ्योरी को नहीं एंडोर्स किया था। और कलात जो प्रोविंस था और जो प्रिंसली स्टेट था उसको जबरन पाकिस्तान में मिलाया गया था। और यही कारण था कि 1948 में विद्रोह हुआ, 1958-59 में हुआ, 1962 में हुआ, 1973-74 में हुआ, और 2000 से लेके लगातार वहां पर विद्रोह और वहां पर बेसिकली आज़ादी की जो लड़ाई है वो चल रही है। इन्होंने 2006 में बुख्ती को मारा। ये कोहोर्स के माध्यम से पाकिस्तान और पाकिस्तान की आर्मी, खासकर जो पंजाबी और मुहाजिर कोटरी था, अब तो मुहाजिर इतने डोमिनेंट नहीं है, लेकिन पंजाबियों ने एक तरीके से इसको अपनी एक कॉलोनी बना के रखा हुआ है। और मुझे याद आ रहा है कि जो हालात आज बनते जा रहे हैं वो 1971 के, कि जैसे बंगालियों ने विद्रोह किया था कि हम आपकी गुलामी नहीं सहेंगे, पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे, अब हम पाकिस्तान के गुलाम हो गए। यही हालात आज बलूचिस्तान की हो रही है कि बलूचिस्तान के जो जितने भी रिसोर्सेज हैं वो पंजाबी अपने इस्तेमाल के लिए उसका दोहन करना चाहते हैं। और जब देखिए सबसे बड़ी बात कि कबूलनामा देखिए वहां का कुछ बलूचिस्तान के कुछ सोर्सेज से मेरी बात होती रहती है और उन्होंने ये बताया कि देखिए सुई जहां से पूरी असल में गैस को निकाला जाता है, पाकिस्तान के घरों घरों में सुई की उस गैस की सप्लाई होती है। बलूचिस्तान से जहां से वो गैस निकाली जाती है वहां के लोग लकड़ी जलाकर अपना जीवन यापन करते हैं, और पंजाब के घरों में जो चूल्हे जलते हैं वो इसी सुई की गैस से जलते हैं। और वहां पर देखिए अय्याशी का आलम देखिए कि कई जगहों पर जो गैस का बर्नर है उसको ऑन करके छोड़ दिया जाता है। पंजाबी ये कहते हैं वहां के कि हमारी एक तीली ना बर्बाद हो जाए इसलिए गैस जलने दो, इतनी सस्ती तो मिल रही है, कोई बात नहीं जलने दो, इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हमारी तीली एक बर्बाद नहीं होनी चाहिए। सुई की गैस का इस्तेमाल पंजाब में हो रहा है, बलूचिस्तान की गैस का इस्तेमाल पंजाब में हो रहा है। बलूचिस्तान के लोग लकड़ियां जलाने के लिए मजबूर हैं। इस तरीके से पराया समझा जाता है बलूचिस्तान को, और इसीलिए बलूचिस्तान के लोग ये कहते हैं वो पाकिस्तान जिसने आज तक एक तो पहले जबरन कब्जा किया और आज तक वो हमको अपना नहीं समझते, वो लोग कहते हैं बलूचिस्तान हमारा हिस्सा है, जाओ हम नहीं मानते। मुनीर की सेना वर्सेस बीएलए, कुछ एक पर्सपेक्टिव मैं आपके सामने रख रहा हूं। जनरल मेस्टन भी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं, उनका इस्तकबाल करता हूं। बहुत स्वागत है सर आपका, बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। मैं उम्मीद करता हूं अब सिग्नल फ्लक्चुएट नहीं करेंगे। अब तक क्या हुआ है, बीएलए और 31 जनवरी ऑपरेशन हैरोफ 2.0 ये लॉन्च हुआ। जनवरी 2026 ऑपरेशन हैरोफ ये शुरू हुआ। दूसरे चरण में हमले का दायरा बढ़ गया। फरवरी के महीने में यह ऑपरेशन पहुंच गया है और जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं यह बजाय घटने के बढ़ता जा रहा है। 12 जिलों में 64 जगहों पर ये हमले हुए हैं। ऐसी जानकारी मिल रही है कि 12 जो मुख्य जगह हैं उनमें से 34 अलग अलग इलाके हैं जहां पर ये हमले बोले गए हैं। टारगेट में कौन कौन था? पुलिस स्टेशन थे, सेना की पोस्ट थी, सेना के ट्रेनिंग सेंटर्स को अटैक किया गया, सरकारी बैंक्स को टारगेट बनाया गया और सरकारी दफ्तरों को टारगेट बनाया गया। यह जानकारी मिल रही है। ये कुल मिलाकर ये बता रहा है कि आंदोलन कितना बड़ा है और यह भी बता रहा है कि यह सशस्त्र आंदोलन कितने बड़े हिस्से को और किन किन जगहों को टारगेट कर रहा है। हमले कहां कहां हुए? क्वेटा इसमें शामिल है, ग्वादर इसमें शामिल है, मस्तुंग इसमें शामिल है, नुश्की इसमें शामिल है। और बलूचिस्तान ये बात कहता है कि जिस बलूचिस्तान को आप लूटने खसोटने में लगे हुए हैं, जिन बलूचिस्तान के लोगों के ऊपर आपने एक साल में 90,000 से ज्यादा ऑपरेशंस फौज के किए हैं, और जिस बलूचिस्तान को कभी आपने अपना नहीं समझा, अगर वो बलूचिस्तान आपसे अलग हो जाता है, सिंध अगर आपके साथ नहीं रहता तो आप लैंड लॉक्ड कंट्री हैं, आपके साथ पोर्ट नहीं रह जाएंगे। दरबंदिन, खरान, पंजगुर, तुम्प, पसनी, ये वो तमाम जगह हैं जहां पर ये अटैक किए गए हैं। ये हमले कहां कहां हुए हैं ये मैंने आपको बताया। ये इतना व्यापक और हर गुजरते दिन के साथ इसकी शिद्दत, इसकी तासीर और बढ़ती हुई जब दिखाई दे रही है। जनरल मेस्टन क्या इस बार बलोच लड़ाके आर पार के मूड में है? बिल्कुल दिनेश, बलूच लड़ाके जो है ये बहुत इनका इरादा क्लियर है, इनको चाहिए आज़ादी, फ्रीडम, और वो अभी लेके छोड़ेंगे। आप देखिए पहली बार इन्होंने जो सुसाइड, इनके जो बॉम्बर्स हैं जो मिशन पे थे उसमें 2 लेडीज थी, आपको पता है, और उनकी उम्र क्या थी, 21 है कि 24 साल। वो मोटिवेशन देखिए इनका। तो अभी वो अपने इरादे में बहुत क्लियर है। और पाकिस्तान की जो सेना है आसिम मुनीर की, मेरे को लगता नहीं है इनके अभी बस का है। और इन्होंने साइमल्टेनियस जो अटैक्स किए, वेल कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन है, आजादी की लड़ाई शुरू हो गई है। पाकिस्तान का जो पंजाब है
उन्होंने बलूचिस्तान को कभी अपना माना ही नहीं है। और आपको याद होगा जब भारत का पार्टीशन हुआ था, ये बलूचिस्तान वो कला था और ये बलूचिस्तान 227 दिन तक आजाद था। पाकिस्तान का मेजर जनरल अकबर खान ने जाके इनको मार्च 48 में जाके कैप्चर किया था और धोखा दिया था वहां के बलूची लोगों के। और जब से लेके आज तक इनकी आजादी की लड़ाई चल रही है। बलूची में अभी इनको छोड़ेंगे नहीं। और मेरे को लगता है अभी समय आ गया है, दिनेश आपके जरिए मैं बोलना चाहूंगा, भारत को अभी बलूच इंडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, जैसे हमने ईस्ट बांग्लादेश में किया था। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं हम जाके हस्तक्षेप करें, लेकिन जो हमने ईस्ट बांग्लादेश में ईस्ट पाकिस्तान में किया था, एक उसको रिकॉग्नाइज कर देना चाहिए। आज से आदर्श तौर पर तो हम सब यही सोचते हैं सर, आदर्श तौर पर तो हम सब यही सोचते हैं। या बड़ी बात कह रहे हैं कि भारत को बलूचिस्तान को एक अलग एंटिटी के तौर पर रिकॉग्नाइज करना चाहिए। जनरल नेस्टर में आपके पास लौटता हूं सर, आपने महत्वपूर्ण बात कही है, लेकिन मुझे लगता है बलूचिस्तान की तवक्को ये होगी, बलूचिस्तान खुद ये सोच रहा होगा कि शायद उसको सबसे पहले रिकॉग्नाइज करने वाले मुल्कों में अगर कोई होगा तो अफगानिस्तान होगा। मैं आगे चलता हूं, आपको ये खबर दिखाता हूं, उसके बाद आपको बिलाल बलोच साहब के पास ले चलूंगा। बलूचिस्तान के क्वेटा में आमने सामने की जंग, यह खबर देखिए, बीएलए और पाकिस्तानी फौज के बीच में भीषण फायरिंग हुई है और इस भीषण फायरिंग से अफरा तफरी की स्थिति बन गई है। क्वेटा में फायरिंग, रात के समय की ये तस्वीरें, यहां की आवाजें सुनिए, तस्वीरें देखिए, फिर आगे ले चलता हूं आपको। पाकिस्तान का दुश्मन बीएलए को भी जरा जल्दी से देख लीजिए। क्या है बलोच लिबरेशन आर्मी? विद्रोही और सशस्त्र लड़ाकों का यह संगठन है जिसे बीएलए कहा जाता है। सबसे पुराना और मजबूत विद्रोही ग्रुप है ये। पाकिस्तान के बलोचिस्तान में यह सक्रिय है। पाकिस्तान से अलग बलोचिस्तान इसकी मांग है कि हमको अलग बलोचिस्तान चाहिए। बर्बरता के खिलाफ इसके लड़ाके जंग लड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि हमको हमेशा पराया ट्रीटमेंट दिया गया है, जबरदस्ती हमको शामिल कराया गया पाकिस्तान में और आज भी पाकिस्तान के हिस्से के तौर पर हमको नहीं माना जाता। हमारे नागरिकों को दोयम दर्जे का माना जाता है, हम पर अटैक किए जाते हैं। हर गुजरते दिन के साथ हम ज्यादा से ज्यादा सरकारी मशीनरी के अत्याचार के शिकार हुए हैं और हमारे रिसोर्सेस को लूटा जाता है। वो रिसोर्सेस हमारे काम नहीं आते बल्कि उनको लूट कर अपनी जेबें भरने में पाकिस्तान का मेन डिस्पेंसेशन लगा हुआ है। यह कहना है इनका चीन के सीपेक प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं, इसीलिए क्योंकि ये समझते हैं कि हमारी जमीन के रिसोर्सेस की लूट सीपेक के जरिए की जा रही है और इसीलिए ये सीपेक का विरोध करते हैं। ये है बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी और इसी की वो विंग है जिसका नाम मैंने आपको बताया, जो और बड़े खतरों और जोखिमों को मोल लेती है और बलूचिस्तान के लिए लड़ाई लड़ रही है, जिसको आप मजीद ब्रिगेड के नाम से जानते हैं। बलूचिस्तान के 12 प्रांतों में भीषण जंग जारी है। 64 इलाकों में बीएलए और पाकिस्तान की फौज आमने सामने है। 53 से ज्यादा जगहों पर बीएलए ने कब्जे का दावा किया है। हमले में अब तक 280 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की खबर है। ये आंकड़ा कुछ एक सोर्सेस बता रहे हैं कि 300 के भी पार है। ये बहुत बड़ा हमला बोला गया है पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर। बिलाल बलोच साहब, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है और आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, अभी तक जो इंफॉर्मेशन है वहाँ पे अभी तक इंटरनेट और मोबाइल बंद है, वहाँ से कुछ भी खबरें नहीं आ रही हैं। ये बात उनके जो मिनिस्टर हैं उन्होंने खुद अपने फ्लोर पे कहा है कि वहाँ पे 4 दिन से कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। और पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी के जो माशरे में जितने भी ये मुफक्कर और ये सियासतदान और ये जर्नलिस्ट और ये इंटेलेक्चुअल जो भी बैठे हैं, बदकिस्मती इस माशरे के, वो अपने लोगों से झूठ बोल रहे हैं, मुसलसल झूठ बोल रहे हैं। उसी तरीके का झूठ बोल रहे हैं जिस तरह के झूठ वो 1971 में बोलते थे कि पता नहीं हमारी फौज आगे बढ़े, वही झूठ आज भी बोल रहे हैं। बल्कि आज तो वो ऐसा भी कर रहे हैं, डिजिटल मीडिया का यूज करके दूसरे बलोच नहीं है उनके चेहरों को बुलर करके मुख्तलिफ किस्म के प्रोपेगेंडे भी फैला रहे हैं। तो मैं ये नहीं समझता कि इनसे इनको कुछ हासिल होगा। हाँ, ये सब करने से उनकी बदनामी और बढ़ेगी। इनको असल मुद्दे को सद के दिल से एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि बलोच अब तंग आ चुके हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान अगर ऑटोनॉमी देगा या सेल्फ डिटरमिनेशन देगा, पाकिस्तान यूएन का मेंबर मुल्क है, चार्टर उन्होंने साइन किया हो, तो यूएन के चार्टर में सब कुछ है। बाकी मैं बार बार कह चुका हूं कि बलूचिस्तान पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच चुका है। आप जो भी कर लें, आप जितने भी प्रोपेगेंडा कर लें, मैं तो बोल रहा हूं कि नोम चोम्स्की जैसे
करोड़ों करोड़ों लोग लेके आए, मगर जब वो रात को सुबह कहेगा तो लोग यकीन नहीं करेंगे। वो तो मतलब रियलिटी है। और बलूचिस्तान में हालात इस वक्त ऐसे ही हैं। अभी आप देखें कि बिल्कुल जो भी आप इनके ये जो अपने लोगों को बता रहे हैं, इनके मीडिया जो इनको बता रहा है, ये सब के सब बिल्कुल झूठ है, ऑनेस्टली झूठ है। वहां पे ना इंटरनेट है ना मोबाइल है, लोग इतने मतलब डरे हुए हैं कि सोच भी नहीं सकते। अब ये क्या कर रहे हैं, जो लोग बाहर के मतलब जो बलोच डायस्पोरा है, उनके किसी के बाप को उठाया जा रहा है, किसी के बाप भाई को उठाया जा रहा है, किसी के मामू को उठाया जा रहा है। इस तरीके के अटकंदों से नफरत और बढ़ेगी, ये कोई दो राय नहीं है। मतलब आप, मैं बार बार कह चुका हूं, वो बलोचों ने बहुत कोशिश की। जब जब से ये कब्जा किया गया 1947 से, जब हिंदुस्तान को आजादी मिली, जब अंग्रेजों ने ये मुल्क पैदा किया जिसका नाम पाकिस्तान है, उस दिन से बलोचों पे क्या कुछ उन्होंने नहीं किया। हालांकि बलोचों ने बहुत कोशिश की। बलोच अकबर बुगटी साहब ने उनके फ्लेवर में जाके, डोमेन में जाके, उनके साथ उन्होंने क्या किया दुनिया ने देखा। और जब भी बलोच जाते हैं, अपने हुकूक की बात करते हैं, लड़कियां औरतें जाती हैं, ये मतलब वो इस्लामाबाद मार्च करके गए, उनको सिर्फ ये कहना था कि आप हमें ये बताएं कि हमारे जितने भी मिसिंग पर्सन हजारों में, वो जिंदा भी हैं या नहीं। आपने उनकी तस्लील करते हैं, आप उन पे गटर का गंदा पानी फेंकते। और अभी भी आप देखें कि मारंग साहबा को ऐसे केसों में बंद किया है जैसे कि उनकी कोई तुक्की नहीं है। तो इस तरीके के हथकंडे करना, और ये कहते, और जो भी स्टेट चाहती है, मतलब पाकिस्तानी पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट चाहती है अपने किराए के जो लोग हैं उनको लाके बलूचिस्तान में हुकूमत शो करते हैं कि ये प्रोफेशनलिज्म, जिनको उनके घर वाले नहीं जानते। तो इस तरह की चीजें करने से मैं नहीं समझता कि हालात बेहतर हो जाएंगे। इनको आजादी देनी पड़ेगी, ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी, और ये पाकिस्तान ने ट्रीटी साइन किया है। तो आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान, अब देखें क्या होता है, मगर मैं नहीं समझता। देखो दुनिया में आपने देखा है, बात में यहाँ रोककर कुछ एक बातें मैं बता देना चाहता हूं, आपके पास लौटूंगा। बिलाल बलोच साहब का कहना है कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर अब बलोचिस्तान पहुंच गया है। बलोचिस्तान के ऊपर जिस तरीके के अत्याचार मुस्तकिल किए गए हैं, जिस तरह के एट्रोसिटीज की गई हैं, अपना हक और हुकूक की बात करना वहां गुनाह जिस तरीके से कर दिया गया, उन लोगों को जिन्होंने हक के बारे में अगर इशारा भी किया, उनके साथ बर्बरता से पेश आया गया। उसके बाद कुछ इस तरह की कोई ऐसी सूरत बची नहीं है जहां पर किसी तरीके की अब बात बन जाए पाकिस्तानी डिस्पेंसेशन के लिए। नोम चोम्स्की तक की बात उन्होंने की, जिन्होंने वह किताब लिखी, बहुत बड़े भाषाविद, बहुत बड़े पुस्तकों के लेखक, जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट, ये एक बड़ी किताब लिखी थी। उन्होंने कहा था वो भी आ जाएं, अगर वो भी कहेंगे अब यहां कुछ नहीं होने वाला। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं बलूचिस्तान के लोग किस शिद्दत से अब छटपटाहट महसूस कर रहे हैं। और अब यह छटपटाहट आजादी के अलावा किसी और बात से शांत नहीं होने वाली। बीएलए के हमले से पाकिस्तानी फौज को भारी नुकसान, ये खबर देखिए जरा। बलूचिस्तान में 100 से ज्यादा पाकिस्तानी पोस्ट तबाह, रिपोर्ट्स बता रही हैं ये। 30 से ज्यादा सरकारी संपत्तियों पर कब्जा, सरकारी संपत्तियों पर कब्जा कर लिया गया है। कई जगहों पर हथियार लूट लिए गए हैं, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स की बात की जा रही है। 35 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजी बीएलए के कब्जे में हैं, कहा यह भी जा रहा है। अब जैसे यहां पर जो साहब अभी फिलहाल यहां के मुख्यमंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि कई जगहों पर इंसानों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रही है बीएलए की जो टुकड़ियां हैं वो। अब इसमें यह भी समझना होगा कि ढाल के तौर पर वो इस्तेमाल कर रहे हैं या असल में ये उनके लोग हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं जिनको आप ढाल बोल रहे हैं। इसी तरीके से केपीके में आप जिन लोगों को कहते हैं कि वो टेररिस्ट हैं, ये तो टीटीपी के साथ मिले हुए लोग हैं, वो लोग हैं जो पश्तून आंदोलन से खुद को जोड़कर देखते हैं। तो क्या रियलिटी से आंख बंद करके एक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश अब भी चल रही है, जबकि हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए हैं क्योंकि आपने आज तक सच्चाई पर पर्दा डाले रखा और स्थितियों को नजरअंदाज किया? आरजू काजमी जी। देखिए डेफिनेटली अगर इन्होंने बलूचिस्तान के इश्यूज को सीरियसली लिया होता शुरू से, और वहाँ के लोगों से बात की होती, उनकी डिमांड्स को सुना होता, उनकी कई डिमांड्स ऐसी हैं जिसको कि इन्हें पूरा किया जाना चाहिए था, वो ऐसा नहीं किया। एक बार नहीं कई बार वो लोग इस्लामाबाद पहुंचे हैं, इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने बैठे हैं। उनमें से कई लोगों से मैंने इंटरव्यू या छोटे क्लिप भी उनसे बातचीत के बनाए हैं, जो यही कह रहे थे कि सिर्फ हमें ये बता दिया जाए कि हमारे लोग कहाँ हैं, अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है तो उनको सजा दें, और अगर कुछ नहीं किया तो उनको छोड़ दिया जाए। कम से कम ये तो बता दें कि वो जिंदा हैं या नहीं। लेकिन एक भी जो कह लीजिए अथॉरिटीज की तरफ से एक ने आकर भी उनसे ना एक गिलास पानी पूछा, ना उनकी खैरियत पूछी, उल्टा
उनको वहां से डरा धमका कर भगाया गया, और बार बार जब यही किया गया है तो जाहिर है कि जब आप केपीके और बलूचिस्तान के लोगों को एज अ सेकंड क्लास सिटीजन के तौर पर ट्रीट करेंगे और उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, सिर्फ पंजाब की बात सुनी जाएगी, तो ये शिकायतें बढ़ती चली गई हैं और अब इस जगह पर पहुंच गए हैं कि जहां पर कि आप देख रहे हैं कि 3-4 दिन हो गए हैं और किस तरह से वहां पर अटैक्स चल रहे हैं और ये इसमें नाकाम रहे। मतलब इंटेलिजेंस हमारी कहलाती है कि जी नंबर 1 है, लेकिन इनको नहीं पता लगा कि किस किस वक्त इन्होंने ये प्लान किया और किस तरह से ये 12-14 या जितनी जगह है वहां पर अटैक हुआ है। यही हमने जाफर एक्सप्रेस के वक्त भी देखा था। मुसलसल नाकामी देखने को मिल रही है पाकिस्तान और की एक हैरानी गवर्नमेंट और को, होती है लेकिन आज़मी जी, यहाँ बिलाल बलोच साहब कुछ कहना चाहते हैं, बीच में उन्होंने मुझको इशारा किया। बिलाल बलोच साहब मैं आपके पास आता हूं, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी मुझको इस बात पर होती है कि अपनी नाकामी को स्वीकारने के बजाय अफगानिस्तान के ऊपर ठीकरा फोड़ा जाता है कि इनको असल में अफगानिस्तान से सपोर्ट मिल रहा है, वहां से वेपन्स मिल रहे हैं, वहां से ट्रेनिंग मिल रही है। इस तरीके की चीजों को कैसे देखा जाना चाहिए? आरजू काज़मी जी, आगे आपके पास आऊंगा तो ये भी समझेंगे, लेकिन बीएलए किस तरीके से बलूचिस्तान के लोगों का सपोर्ट उसको मिलता जा रहा है और बजाय इस बात को रिकॉग्नाइज करने के और मानने के दूसरों पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। बीएलए किस तरीके से मजबूत होता चला गया, जरा उसको भी देखिए। बीएलए के पास पाकिस्तानी सेना से ज्यादा आधुनिक हथियार हैं। ऐसे में सवाल यह है कि बीएलए को पैसा और हथियार दे कौन रहा है, इसको भी समझना चाहिए। बीएलए कैसे हुआ ताकतवर? 5 दावे किए जा रहे हैं। चीन और बलोच नेताओं में कोई सीक्रेट डील हुई है ऐसा कहा जा रहा है। सीपेक प्रोजेक्ट में दखल नहीं देगा बीएलए, यह भी कहा गया कि अगर चीन उनको यह अश्योर करता है कि उनको हथियार मिलते रहेंगे और जहां जरूरत होगी उनकी मदद होती रहेगी तो वो सीपेक को बनने देंगे। बीएलए को हर तरीके से मदद करेगा चीन, ये उनको बदले में अश्योर किया गया। पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स की जो डील है वो रद्द करने की साजिश न हो, इसलिए भी कहा जा रहा है कि इनको सपोर्ट मिल सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स को बेचे गए खनिज वाले इलाकों में हमले हो सकते हैं, यह समझा जा रहा है। इसमें सवाल यह है कि क्या बीएलए को हथियार और पैसे चाइना से मिल रहे हैं या फिर अफगानिस्तान से मिल रहे हैं, जैसा कि एक दूसरी थ्योरी सामने आ रही है। सीपेक प्रोजेक्ट के तहत चीन का 62 अरब डॉलर का निवेश है, तो एक बड़ा स्टेक है जो चाइना का ऑलरेडी यहां पर है। और आप जानते हैं मुनीर जब गए थे मिलने के लिए डोनाल्ड ट्रंप से, तो कैसे वो मिठाई के डिब्बे सरीखा एक डिब्बा लेकर गए थे जिसमें रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं उनको सजाया गया था और उनको एक तरीके से कह दिया गया कि ये लीजिए, ये हमारे यहाँ की हर एक चीज आपके कदमों पर हम बिछा देंगे, बस आपकी दया दृष्टि इसी तरीके से बनी रहे। क्या यही बात वो बात है जो बीएलए को और ताकतवर बनाती है? क्या वाकई चाइना अमेरिका का इंटरवेंशन वहां पर ना होने पाए इसलिए बलोच लड़ाकों को मदद दी रही है और वहां पर जो आजादी का ये आंदोलन है और तेज होता जा रहा है? या अफगानिस्तान इस बात को समझता है कि किस तरीके से केपीके के लोगों के साथ और बलोच लोगों के साथ यहां लगातार जो किया गया वो नाजायज था और इसलिए इन लोगों को मदद मिलनी चाहिए, अफगानिस्तान के जरिए उनको मदद मिल रही है, या कुछ और संभावना भी है जिस पर विचार किया जाना चाहिए? आप कैसे देखते हैं संजय भारद्वाज सर? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने रखी है। पहली बात तो दिनेश जी ये देखिए कि लगभग ये पाकिस्तान का लगभग 40% हिस्सा है और यहाँ पे क्रिटिकल मिनरल्स हैं, बाकी रिसोर्सेज हैं और इसमें एक तो डेमोग्राफी पाकिस्तान चेंज करना चाहता है। लेकिन जो सबसे बड़ा कबूलनामा आया है कि वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि पाकिस्तान की आर्मी हैंडीकैप्ड हो चुकी है, वहाँ पे काम नहीं कर पा रही है। और इन्होंने पाकिस्तान ने सबसे बड़ा जो गड़बड़ किया, जो आप इंडिकेट कर रहे हैं कि इंटरनेशनल एक्टर्स को इन्वॉल्व करके इसको सिचुएशंस को और ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया। पहले आपने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर 62 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया, चाइना को एक स्टेक होल्डर बना दिया, जो कि उसका पुरजोर विरोध बलूचिस्तान के लोगों ने किया और यहाँ पर एक पूरी उम्मीद थी कि पीएलए के लोगों को डिप्लॉय कर दे। लेकिन ये मार उल्टी पड़ गई पाकिस्तान पे कि जब अमेरिका ने कहा कि भैया तुम चाइना को सब कुछ दे रहे हो, हमको क्या दे रहे हो, तो आप भी ले लीजिए साहब, मिनरल हमारे पास है, पासनी पोर्ट हमारे पास है। और आज ये हालात हो गया कि जो इंटरनेशनल एक्टर्स बलूचिस्तान में इस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो चुके हैं। चाइना किसी भी स्थिति में 62 बिलियन डॉलर को डेड इन्वेस्टमेंट नहीं घोषित करना चाहता। एक तरफ ग्वादार पोर्ट है, एक तरफ पासनी पोर्ट है और तीसरी तरफ है जो बलूचिस्तान ट्राइबल लोग हैं जो पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहे हैं। और ये ऐसा हो गया है कि पाकिस्तान के लिए देखिए गले की हड्डी हो गई है, इनको बलूचिस्तान को आजाद करना ही पड़ेगा, नहीं
कहीं तो कहीं कहीं चाइना से सपोर्ट आएगा, कहीं अमेरिका से सपोर्ट आएगा। चाइना के इंडिकेशन साफ साफ दिख रहे हैं कि उनको तो अपना $62 बिलियन बचाना है, तो निश्चित रूप से वो अभी तक पाकिस्तान आर्मी को सपोर्ट कर रहे थे, अब बलूच आर्मी BLA को सपोर्ट करने लग जाएंगे, और जो कि उसके सिम्टम्स दिख रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से मुनीर जाके ट्रंप की गोद में बैठा और जो लुभावने ऑफर दिए अमेरिका को, उससे चीन बहुत सतर्क हो गया है। पीएम की कुर्सी तक पहुंची विपक्ष की महिला सांसद। यह खबर देखिए जरा, विपक्ष की महिला सांसदों ने पीएम की कुर्सी के पास किया प्रदर्शन। विपक्षी महिला सांसदों के हाथ में थे बैनर। प्रधानमंत्री की कुर्सी के पास पहुंच गई महिला सांसद, विपक्षी महिला सांसद, और उन्होंने वहां पहुंचकर की जमकर नारेबाजी। इसके पहले वो तो आप देख ही चुके हैं कि किस तरीके से पीठासीन अधिकारी के ऊपर कागज फेंके गए, और फिर अब आप यहां पर देख रहे हैं प्रधानमंत्री की कुर्सी के करीब महिला सांसद विपक्ष की पहुंच गई और उन्होंने जमकर नारेबाजी की। तस्वीरों में आपको हम समझने में मदद करने के लिए उस रेड एरो से उसको डिनोट भी कर रहे हैं, जहां पर आप देखेंगे कि ये विपक्ष की सांसद हैं, प्रधानमंत्री की कुर्सी के एकदम करीब वो पहुंच चुकी हैं और वहां पर वो नारेबाजी करती हुई दिखाई दे रही हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने इस बारे में बताया भी है। हमने आज तक नहीं देखा था, जहां प्रधानमंत्री जी बैठते हैं उसके भी 3-4 चेयर ऊपर जा करके महिलाओं का झुंड आगे, फिर पीछे पीछे सभी पुरुष। ये स्थिति क्या कहती है? ये स्थिति कहती है कि हम जनता हमें हरा रही है तो हम आपको सदन में बोलने नहीं देंगे। देश को इतना बड़ा गौरव प्राप्त हुआ है यूएस डील के साथ, इंडिया यूएस डील के साथ, तमाम बड़े बड़े देशों के साथ जो हमारी व्यापारिक डील हो रही है, इसका आप गुणगान तो नहीं होने देंगे, हमें पता है, लेकिन आप प्रधानमंत्री जी तक को नहीं बोलने देंगे और उसके लिए आप मारपीट और अव्यवस्था करने तक आएंगे। ये देश देख रहा है और देश इसका जवाब कांग्रेस और उसके लाई से मांगेगा। कुमार विक्रांत हमारे संवाददाता इस बारे में आपको और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। कुमार विक्रांत, ये जो दिखाई दे रहा है ये तो वाकई हैरान करने वाला है। जी देखिए, पूरी तैयारी थी कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा, जो कथित तौर पर किताब लेकर के आए थे नरवणे की, जिसको पब्लिश नहीं किया गया है, जो MOD के पास जिसे परमिशन नहीं मिली है, उन्होंने कहा था कि लोकसभा में प्रधानमंत्री आएंगे तो मैं उनको एक किताब गिफ्ट में दूंगा। और दूसरी अहम बात की कांग्रेस इससे भी नाराज थी कि उसके साथ और CPM का एक 8 विपक्षी सांसद निलंबित कर दिए गए थे। कल ही राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा था। राहुल गांधी जो बात कहना चाह रहे थे वो बात नहीं कहने दी जा रही थी, ये इनका आरोप था। और तीसरी बड़ी बात ये थी, TMC और समाजवादी पार्टी समेत समूचा विपक्ष इस बात पर एकमत था कि विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। तो ऐसे में 4 बड़े नेता राहुल गांधी समेत उनको छोड़ करके पूरी तैयारी ये थी कि वेल में आकर के हंगामा करें सांसद, और प्रधानमंत्री अगर बोलते हैं तो जोरदार नारेबाजी की जाए, उसमें व्यवधान उत्पन्न किया जाए, और प्रधानमंत्री के सामने पोस्टर लेकर के, वही पोस्टर जो नरवणे के बयान की जिसकी बात कर रहे हैं, जो उन्होंने किताब में लिखा है राहुल गांधी कथित तौर पर, वो उसको लेकर के महिला सांसद आगे खड़ी कर दी गई और तमाम जो पुरुष सांसद थे वो वहां पर नारेबाजी करने लगे। तो पूरे तौर पर इनका यही कहना था कि अगर आप LOP को नहीं बोलने देंगे तो फिर हम नेता सदन को भी नहीं बोलने देंगे। तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देना था और हंगामे की वजह से ऐसा नहीं हो पाया, और इसको लेकर तस्वीरें जो बयान कर रही हैं वो संसद में किस तरह की स्थिति बन गई थी आपके सामने है यहाँ पर। और ये हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि ये सब कुछ पूरी प्लानिंग के साथ किया गया है, यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जो स्पॉन्टेनियस हो गया हो या स्वतः स्फूर्त तरीके से रहा हो। तो अब ये भी माना जाए कि इनके ऊपर भी कार्रवाई अब बस वक्त की बात है। कुमार विक्रांत, इन महिला सांसदों के ऊपर भी कार्रवाई तो अब लग रहा है कि होगी। देखिए, सिर्फ बेल में जाने को लेकर अगर कार्रवाई की जाती है या नहीं की जाती है, ये तो चेयर पर, सभापति, स्पीकर पर डिपेंड करता है, क्योंकि जिन सांसदों पर कल कार्रवाई की गई थी उन्होंने कागज फाड़ करके स्पीकर पर फेंके थे और कुछ सांसद जो टेबल के ऊपर चढ़ गए थे, तो वो ज्यादा बड़ा विवाद का विषय था, जिसके बाद उनको सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन कांग्रेस की ओर से यही कहा जा रहा है कि वेल में आकर जब बीजेपी विपक्ष में थी वो भी ऐसे हंगामे करती थी, पोस्टर लहराती थी, नारेबाजी करती थी, तो अगर वो बात हम कर रहे थे तो उसमें गलत क्या है।
तो अगर भारतीय जनता पार्टी भी इस तरीके से वेल में जाकर नारेबाजी और हंगामा करती रही है पहले, और हम ऐसा कर रहे हैं, तो इसमें अलग क्या है, गलत क्या है? लेकिन यहां पर पता यह भी चल रहा है कि वरिष्ठ मंत्री ने किसी एक वरिष्ठ मंत्री ने यह समझाया भी था इन महिला सांसदों को कि अगर आप इस तरीके से हंगामा करती रहेंगी, प्रधानमंत्री के चेयर के करीब आकर हंगामा करती रहेंगी, तो प्रधानमंत्री ऐसे में कैसे आएंगे और कैसे अपनी बात कहेंगे। बहरहाल क्या आने वाले दिनों पर में इन पर भी कार्रवाई होती है या नहीं, इस पर निगाह रहेगी। कुल मिलाकर आप देख रहे हैं संसद में दोनों तरफ से आप देख रहे हैं कोई भी पक्ष मुद्दों को लेकर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, और उसमें उग्रता कई बार इस जगह तक पहुंच जा रही है।